वेलकम टू गोल अचीवर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10th के रियल नंबर्स के चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए नंबर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से, जिससे n से डिनोट करते हैं और यहाँ ये 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है इंटीजर्स, जो कि नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स और 0 को साथ लेके होता है और इसे z से डिनोट करते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ये रैशनल नंबर इन सभी को कंसिस्ट करता है। रियल, अलजेब्रिक, यहाँ से इरेशनल नंबर की स्टार्टिंग होती है। और उसके बाद सबसे लास्ट में रियल नंबर्स। इट मीन्स जो ये रियल नंबर है, ये इन सारे नंबर्स को एक साथ, इन सब का ग्रुप जो है, इसे हम रियल नंबर बोलते हैं, जिसे r से डिनोट किया जाता है। यूक्लिड डिवीज़न लैम्ना। अब ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है और सारे ही चैप्टर इसी तरह के स्टेटमेंट पे बेस्ड है। तो अगर आपने एक स्टेटमेंट समझ लिया तो इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और हम इस वीडियो में इस टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक सा उस चैप्टर को, उस टॉपिक को समझेंगे, फिर उसके बाद उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये पहला टॉपिक है और सारे ही स्टेटमेंट इसी टाइप से हैं। और ये आपने फर्स्ट स्टेटमेंट समझने की देर है, बाकी पूरा चैप्टर आसानी से कर सकते हैं आप। तो इसमें हमने क्लास 6th और 7th में पढ़ा है HCF फाइंड करने का ये मेथड। तो इस तरह से हम दो नंबर्स का HCF फाइंड करते थे। तो ये भी इसी पे बेस था। तो चलिए देखते हैं क्या है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू bq प्लस r। अब देखिए हमारे पास दो नंबर हैं, सपोज a एंड b। तो क्या कंडीशन होगी? ये तो कंडीशन ऐसे होगी, a इज़ ग्रेटर देन b और b इज़ ग्रेटर देन a। ये दोनों कंडीशन होगी। अगर सपोज पहली कंडीशन होती है कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर ग्रेटर है तो ऐसे करेंगे हम, a इधर रखा, b इधर रखा और ये इससे कुछ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे कुछ नंबर आएगा। सपोज यहाँ पे आया q, क्वोशंट आता है q, और r क्या आता है? रिमाइंडर आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? a को क्या लिखेंगे? फिर a को इस फॉर्म में लिखेंगे, a इक्वल टू bq प्लस r। ये किस में इक्वल हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इसको ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें a। तो बस ये यहीं पे लिखा हुआ है। अगर सपोज b इज़ ग्रेटर देन a, तो क्या करते हैं हम? ऐसे करते हैं और इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो फिर क्या लिखते हैं हम लिखते हैं, फिर यहाँ पे सपोज q आता और यहाँ पे r आता, तो तब लिखते हैं हम b इक्वल टू a q प्लस r। तो इस तरीके से हम शो करते हैं इसको। तो सेम, बस इस स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, बस जस्ट एक डिवीज़न टाइप में दे रखा है और बाकी इसी टाइप के स्टेटमेंट आने वाले हैं इस चैप्टर में। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब हमने जैसे ही इस मेथड के बारे में पढ़ा कि ये मेथड HCF फाइंड करने के लिए होता था, तो उसी के बारे में बताया। टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स C एंड D, वेयर C इज़ ग्रेटर देन D, फॉलो द स्टेप्स बिलो। तो वही HCF फाइंड करना है हमें। और अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्ना टू C एंड D, सो वी फाइंड होल नंबर Q एंड R सच दैट। अब यहाँ पे क्या दिया है? दो नंबर है C एंड D, और एक कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखा है कंडीशन में? कि C इज़ ग्रेटर देन D। ये कंडीशन है, C इज़ ग्रेटर देन D। मीन्स अब क्या करना है? अब जो ग्रेटर है उसे अंदर रख के बस डिवाइड वाला वो सोचना है बस हमें। हमने C को अंदर रखा और D से डिवाइड किया, तो यहाँ पे कुछ नंबर आएगा Q और यहाँ पे क्या आएगा? R। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो फिर
सी को कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं हम? सी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अब मैंने क्या कहा था कि इसी टाइप के स्टेटमेंट्स आने वाले हैं पूरे चैप्टर में, इसी टाइप का स्टेटमेंट है, बस एक को बहुत ही आसानी से समझो, बाकी पूरा चैप्टर आसानी से कर सकते हैं हम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ये जो आर है, ये रिमाइंडर है, वो क्या होगा, उसके लिए क्या है कंडीशन, या तो वो 0 से बड़ा होगा, या तो वो 0 से बड़ा होगा, या फिर d से छोटा होगा, इसी के बीच में है, क्योंकि जैसे ही d के बराबर होते हैं तो हम एक बार और डिवाइड दे सकते हैं। तो ये दे रखा है रिमाइंडर के लिए, मीन्स जो r जो नंबर रहेगा वो इसी के बीच में होगा। इफ़ r इज़ इक्वल टू 0, अगर सपोज रिमाइंडर बचा ही नहीं, देन d इज़ द HCF ऑफ c। अब एक बार ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ये हम कॉन्सेप्ट करते जाते हैं और ये तब तक चलता है जब तक यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता। मीन्स कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास दो नंबर है 248492, तो बड़े वाले को अंदर रखा, फिर इसे डिवाइड किया 1 टाइम, फिर जो बच गया उससे फिर ये वाला नंबर अंदर आ जाता है, फिर डिवाइड किया, फिर अगली बार फिर जो रिमाइंडर बचेगा फिर जिससे डिवाइड कर रहे थे वो अंदर आ जाता है। कब तक चलता है, जब तक 0 नहीं आ जाता। और जहाँ पे 0 हुआ, जिस नंबर से 0, 4 से डिवाइड किया तो 0 हो गया, मतलब इन दोनों का HCF क्या हो गया, 4 हो गया। तो सेम यही बात यहाँ पे कही है। अब क्लास 7th में हमने इस मेथड को करके हमने सीखा था, यहाँ पे इस मेथड को नहीं करके सेम वही मेथड रहेगा, बस उसे लिखने का अलग तरीका रहेगा। इफ़ r इज इक्वल टू 0, सपोज 0 आ गया, देन d इज़ द HCF ऑफ c एंड HCF of C and D. If R is not equal to 0, apply the division lambda to D and R. फिर मतलब वो फिर चेंज होते जाता है। फिर सपोज अगर ये फिनिश नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे, ये ऐसे रखा और फिर इस टाइम क्या आ जाएगा, इस टाइम अंदर आ जाएगा D, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक 0 नहीं आ जाता। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, द डिविजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। फिर जैसे ही अगर 0 हो गया तो जो डिविज़र होगा वो उसका HCF हो जाएगा। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। अब चलो, अब क्वेश्चंस आ गया यहाँ पे। तो सपोज ये दो नंबर है हमारे पास, पहले ये वाला देखिए आप, ये जो साइड में हम ये है इसको देखिए। जैसे दो नंबर हमारे पास 4052 12576। अब जैसे मैंने बताया था कि जो बड़ा नंबर होता है उसे अंदर रखिए और डिवीज़न करिए। जैसे 3 टाइम्स हुआ, फिर क्या, फिर जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को डिविज़र बना दिया और ये डिविडेंट हो गया। फिर वापस से डिवाइड किया, 9 टाइम्स डिवाइड हुआ, फिर जो रिमाइंडर आया उसे डिविज़र बना दिया और ये डिविडेंट हो गया। और ये प्रोसेस कब तक चला, जब तक इसका जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ये तो जैसे ही 0 आया तो क्या बोला, ये जो 4 है, ये 4 है वो किसका HCF है, वो इन दोनों का HCF है। 4 इज HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो ये मेथड हमने पहले पढ़ा है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, जो आप क्लास 10th में लिखने जा रहे हैं, तो बस एक बेसिक सा स्टेटमेंट, और सेम इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, सारे एकदम सेम। तो सिंस 1257 इज ग्रेटर देन 4052, वी अप्लाई द डिवीजन लैम्ना टू दिस एंड दिस। तो ये दोनों नंबर्स में हमने अप्लाई किया। तो पहले इसको डिवाइड किया गया इस नंबर से, तो 3 टाइम्स से हुआ और 420 रिमाइंडर आया। सेम ये वाला मेथड आ गया। इस बार क्या किया, जो रिमाइंडर आया उससे पहले वाले को डिवाइड किया। मीन्स रिमाइंडर क्या आया 420, इसको पहले वाले डिविज़र से इससे पहले वाले डिविज़र को डिवाइड किया। मीन्स वो वाला नंबर कहाँ गया, ये वाला नंबर उठ के इधर आ गया अंदर। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, फिर से हमने सॉल्व किया। मीन्स ये जो स्टेप है वो ये वाली स्टेप हो गई। फिर हमने सॉल्व किया और ये जो है ये इतने इतने टाइम्स डिवाइड हो रहे हैं। तो ये पूरा जब हमने सॉल्व किया तो हमने क्या देखा, जो लास्ट में 24 जो हुआ है, मीन्स क्या करेंगे, इस बार इसे 4 से डिवाइड किया, तो 4 से 6 टाइम्स डिवाइड हुआ और ये जो मतलब है ये हमारा लास्ट स्टेप है, ये वाला। तो इस तरीके से सेम ये हमने पहले का ही पढ़ा हुआ है। आपको बस इस लिखने का तरीका, इसे लिखने का तरीका समझना है। और फिर क्या है, द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0, सो आवर प्रोड्यूसर इज
stops. Since the divisor at this stage is 4, the HCF of these two numbers is 4. तो ऐसे करके HCF फाइंड कर लिया है. अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जो और थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं वो क्या किस तरह से. सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर. अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्स में आते हैं और ये थोड़े से अलग हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही है. सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर. अब किसकी बात करिए, पॉजिटिव भी हो और इवन भी हो. इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी positive odd integer is in the form of 2q plus 1 where q is some integer. तो चलो अब इसको समझते हैं. तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें समझना है कि एक इंटीजर होना चाहिए. तो सपोज लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब हमने a को कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया. फिर क्या करते हैं, a को हमने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया एंड b इक्वल टू 0. अब सपोज क्या किया हमने, a कोई पॉजिटिव इंटीजर हो गया और b इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया. देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a विल बी इक्वल टू 2q. मतलब सपोज अगर a को क्या किया हमने, a को 2 से डिवाइड किया, a को क्या किया 2 से डिवाइड किया. तो सपोज यहाँ पे q आया होगा और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, जो रिमाइंडर होगा. तो फिर इसे क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 2q प्लस r. ये हो सकता है. और r की वैल्यू क्या क्या होगी, r की वैल्यू होगी या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो रिमाइंडर 1 होगा. इसी में से दो चीज़ हो सकता है. अगर सपोज हाँ, तो जो a है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर a को फॉर्म में लिख सकते हैं. a अब हो जाएगा a विल बी इक्वल टू 2q. अब एक बार तो r 0 हो जा रहा है तो 2q प्लस 0, और एक बार क्या लिख देंगे 2q प्लस 1. a इज फॉर्म ऑफ 2q, देन a इज इवन इंटीजर. जब 2q की फॉर्म में है तो इवन इंटीजर कौन सा होगा, 2q वाला, क्योंकि वो डायरेक्ट डिवाइड हो गया, उसमें कोई रिमाइंडर बचा नहीं. ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी आइदर ऑड और इवन. अब जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर यानी 2, 3, ये इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है. देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1. अब हमने यहाँ पे क्या देखा, जब हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है 0 एंड 1. तो हमने इस a को थोड़ा सा इसी को चेंज करके हमने क्या लिखा, a इक्वल टू 2q प्लस 0, क्योंकि एक बार तो 0 हो रहा है. फिर लिखा एक बार हमने 2q प्लस 1. अब हम क्या जानते हैं कि जो 2q होता है वो तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इवन, क्योंकि उसमें कुछ बच ही नहीं रहा. और जो 2q प्लस 1 है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है एक ऑड नंबर को. हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं. अगर आप एक काम करिए, 4 ले लीजिए. 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 इंटू 2. अगर आपने 5 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1. अब ये जो प्लस का जो आएगा ये हमेशा ही ऑड नंबर में दिखाई देगा. मीन्स इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो दैट any positive odd integer is in the form of 4q plus 1, 4q plus 3, therefore q is some integer. अब हमें इस बार क्या शो करना है कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा. तो अब हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, सेम वैसे ही करने वाले हैं. हम क्या करेंगे कि पहले तो क्या लेंगे, पहले हम एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हैं. सपोज a is a positive odd integer. We apply the division algorithm with a and b. मतलब b को, अब ये जो 4 है हमने इसे क्या मान लिया, b मान लिया है. तो ऐसे हमें हर क्वेश्चन में करना है. हमें सबसे पहले एक नंबर सपोज करना है. सपोज a is positive and odd integer.
तो अब हम क्या जानते हैं, और फिर ए को तो ये समझ लिया, और जो 4 है उसे हमने बी समझ लिया। अब यहाँ पे कर देते हैं हम सॉल्व, हम जैसे हमेशा समझते हैं। हमने क्या किया, ए को इधर रखा, इसे हमने 4 से डिवाइड किया, और सपोज़ यहाँ पे कुछ क्यूब बचा होगा, है ना, और यहाँ पे लास्ट में आर आया होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ए इक्वल टू 4Q प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3, ये वैल्यू रहेगी आर की, क्योंकि लेस देन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होता है, हमेशा रिमाइंडर क्या किससे कम होता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा कम होता है। तो ए को क्या लिख देंगे हम, ए को ये लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 4Q प्लस 0, फिर लिखेंगे 4Q प्लस 1, फिर लिखेंगे 4Q प्लस 2, फिर लिखेंगे 4Q प्लस 3, 4Q प्लस 3। अब हम क्या समझते हैं, ये देखिए यहाँ पे वेयर ए इज़ द क्वेश्चन, होम एवर ए इज़, सिंस ए इज़ ऑड। अब ए क्या है, ए हमने क्या सपोज किया था, ऑड सपोज किया था, तो क्या हो सकता है, वो +2, और ये 0 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि जिसमें 0 और 2 आता है लास्ट में वो तो क्या हो जाता है, वो तो इवन नंबर हो जाता है। तो सिंस, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3। तो यही सेम टाइप से इसी क्वेश्चन में हो रहा है, आप इसे ध्यान से देखिए और आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जैसे बस क्या है, कॉन्सेप्ट को हमें समझ लेना है, बाकी मैथमेटिक्स तो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, आप उसमें 100 से 100 स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, अब इसमें नंबर्स की बात करेंगे हम लोग। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। इसमें एक कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है सपोज जिसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे सपोज 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, तो 6 इज कंपोजिट नंबर। अब 5 को क्या लिख सकते हो आप, 5 को लिख सकते हैं हम 5 × 1, तो ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या होना है कि दोनों नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, मीन्स ऐसे डिफरेंस सेम भी हो सकता है, मीन्स 4 इक्वल टू क्या होगा 2 × 2, बस वहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। जैसे आपने 17 ले लिया, 17 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 × 1, तो ये कंपोजिट नहीं है। तो कंपोजिट ये नंबर है और ये नंबर, इस टाइप से कंपोजिट नंबर होता है। उसके बाद जो स्टेटमेंट में गिवन है वो क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अभी प्राइम्स यानी यहाँ पे प्राइम नंबर की ही बात कही गई है। सपोज हमने एक नंबर लिया, ये इसको हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, ये आया, फिर ये इसे हमने इस तरीके से लिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 × 7 × 13। तो ये इस नंबर को हमने तोड़ के जो इस तरीके से लिखा ना, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर को कैसे डिनोट कर सकते हैं, उसको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल में डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये नंबर तो था तो ऐसा, पर क्या बना दिया हमने उसे ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। मतलब ये सारे, अब एक बार इन नंबर्स को देखो आप, 2 3 5 7 13, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो ये तो था इवन नंबर था ये, तो अब इसको हमने किसके मल्टीपल्स में लिख दिया, हमने इसको मल्टीपल्स में लिख दिया प्राइम नंबर्स के। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब एक और नंबर देखिए, ये यहाँ पे ऑड नंबर है, इसे भी हमने इसे भी हमने किस तरीके से लिखा है, इसे भी हमने लिखा है मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर। 3 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर्स नहीं होते हैं। फैक्टर्स क्या होंगे, बस उसके एक तो वही नंबर होगा और एक 1 होगा।
जैसे सपोज 17 लिया, 17 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 17 के फैक्टर्स होंगे, 17 के फैक्टर्स होंगे ओनली 1 एंड 17। अगर हमने और कोई नंबर ले लिया, 19 ले लिया, उसके क्या फैक्टर्स होंगे? 1 एंड ओनली 19। तो इस तरीके से आपको ये दो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स। ये सारे और एग्जांपल्स दे रखे हैं हमने यहाँ पे। ये देखिए, ये भी सारे जो कंपोजिट नंबर हैं इनको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में शो कर रखा है। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आ रहे हैं क्वेश्चन। इस चैप्टर्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ, ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है और यही इसी पे ये एप्लीकेशन अप्लाई होगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता है हमें। 6 को क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? 6 को लिख दिया 2 into 3 और 20 को लिखा है 2 into 2 into 5, मतलब 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 2, मतलब जो मैच होता है वो एचसीएफ जो सबसे लोवेस्ट पावर वाला होता है, मीन्स ये हो जाएगा एचसीएफ नॉर्मली। देखिए आप, और एलसीएम क्या हो जाएगा? जो हाईएस्ट पावर वाले सारे हम ले लेते हैं, मीन्स 2 की पावर 2 ले लिया हमने, 3 into 5 into दैट इज इक्वल टू 60 इज एज डन इन योर अर्लियर क्लास। मतलब ये हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा, मतलब और थोड़ा सा ब्रीफली कैसे दे रखा है इसे, मीन्स नोट दैट एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर, मतलब ये हमने 2 क्यों लिखा है ना। बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि 2 कैसे आया। तो 2 ऐसे आया, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। पहले तो पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन क्या क्या आया? कॉमन आया 2, सिर्फ 2 ही कॉमन आया। अब इसका सबसे 2 इधर भी आया है, 2 की पावर 1 इधर आया है और 2 की पावर 2 इधर आया है ना। और इसे क्लियरली देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 1 और यहाँ पे आया 2 की पावर 2। तो जो सबसे पहले तो कॉमन होना चाहिए वो, और क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर तो यही है बस, तो हमने 2 लिख दिया। और एलसीएम कैसे लिखते हैं? एलसीएम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। मतलब पहले तो क्या होना चाहिए? प्राइम फैक्टर्स में होना चाहिए वो ईच प्राइम फैक्टर्स, मतलब ग्रेटेस्ट पावर। मतलब हम 2 कौन कौन से नंबर हमें मिले हैं? अगर हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, हमें मिला है 2 मिला है, 3 मिला है और 5 मिला है। अब दोनों नंबर में 2 की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे है? 2 की पावर सबसे ज़्यादा 2 है, तो हमने 2 की पावर 2 ले लिया। 3 की सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 3 की पावर सिर्फ 1 मिला है, तो हमने 3 ले लिया बस। और 5 का पावर कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? 5 का पावर हमने यहाँ पे देखा, ये 5 की पावर 1 है, तो हमने 5 ले लिया। तो अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और एक और यहाँ पे एक फार्मूला आ गया है, मीन्स क्या होता है? अगर सपोज 2 नंबर है, कोई भी है ना, 2 नंबर है, तो क्या हो जाएगा? सपोज 2 नंबर है ए बी। अब इस पे अप्लाई होगा ये फार्मूला, इस पे अप्लाई होगा। मीन्स अगर 2 नंबर है, उसका हमने क्या निकाला? उसका हमने निकाला सबसे पहले एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अब ऐसे मैं कोष्टक में लिख देता हूँ ब्रैकेट में, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब ये एलसीएम और एचसीएफ आया, इस पे अप्लाई होता है। इसके एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर हम इनके दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा? वो जो नंबर इक्वल होगा ना, वो होगा ए इंटू बी। ये इसके इक्वल में हो जाएगा। तो यही यहाँ पे गिवन है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। वही मैंने यहाँ पे बता दिया। पहले एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। अगर उन दोनों को एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो ए और बी के इक्वल में हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी एलसीएम दे देगा और दोनों नंबर दे देगा, अब पूछेगा फार्मूले को अप्लाई करके एचसीएफ फाइंड करो, या फिर कभी एलसीएम दे देगा
इसमें से कोई सी भी तीन चीज़ दे देंगे और फिर पूछेंगे अगली चीज़, चौथी चीज़ पता करनी रहेगी। तो ये फार्मूला बहुत काम आता है। ये क्वेश्चन है अभी जस्ट हमने सॉल्व किया, उसी फार्मूले पे बेस्ड है। तो फाइंड HCF ऑफ दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हैंस फाइंड देयर LCM। तो हमें क्या बोल रहा है, पहले इन दोनों नंबर्स के पहले तो HCF फाइंड करने प्राइम फैक्टराइजेशन से। HCF तो हम पता कर लिया, ये हो गया। 96 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3, और 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 101। तो अब क्या करेंगे, पहले तो इसका प्राइम HCF निकाल दिया, तो जो कॉमन आया सबसे ज़्यादा क्या कॉमन आया, 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है इधर से भी और इधर से भी। तो HCF विल बी 2 की पावर 2 मीन्स 4। अब हमने जो फार्मूला वहाँ पे पढ़ा था वो था LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू A इंटू बी। मीन्स नंबर क्या है हमारे पास, 96 इंटू 404। और यहाँ पे हमने और क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पे हमने HCF फाइंड कर लिया है 4 इक्वल टू 96 इंटू 404। इस तरफ ये हम LHS और RHS को पूरा लिख देता हूँ मैं। अब हमें सपोज LCM फाइंड करना है, तो LCM के लिए क्या होगा, ये जो 4 है ये इसके अपॉन में चल जाएगा। मीन्स अब हो जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जो 4 था ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यही यहाँ पे हो रहा है। और इस तरीके से हम सॉल्व करके बिना LCM के पूरा मेथड के हम LCM फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे एग्जाम्स में। सेम वही यहाँ पे सॉल्व हुआ है। अब यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका LCM और HCF दोनों पता करना है। तो बस इसमें नॉर्मल से वो फार्मूला हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नोट क्या दे रखा है, सिंस देयर आर 3 नंबर्स सो HCF ऑफ दिस एट दिस। अब ये जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा वो सिर्फ 2 नंबर्स के ही ऊपर अप्लाई होता है, 3 नंबर्स पे अप्लाई नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अलग टाइप से दे रखा है। कंसिडर द नंबर 4n, मतलब 4 की पावर कुछ भी हो सकता है, वेर n इज नेचुरल नंबर, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विथ 0। मतलब सपोज इसके कहने का मतलब ये है, अगर 4 की पावर n, 4 की पावर 1 हो, 2 हो, 0 हो, कुछ भी हो, तो जब हम इसे सॉल्व करें तो क्या उसका जो आंसर होगा वो 0 से लास्ट में फिनिश होगा। मतलब सपोज अगर 4 की पावर हम एज्यूम कर लेते हैं, 4 की पावर 1 किया, सॉरी 4 की पावर पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 4 की पावर 0 मतलब 1, 4 की पावर 1 यानी 4 की मतलब 4 की पावर 1 यानी 4, 4 की पावर 2 यानी 16, 4 की पावर 3 यानी 64। तो हम देख रहे हैं कहीं पे तो 0 लास्ट में आ ही नहीं रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 0 आ ही नहीं रहा है। अब इसे कैसे स्टेटमेंट टाइप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे हो रहा है। इफ़ द नंबर इज़ 4n देन फॉर एनी n देवर टू एंड विथ 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो क्या होना चाहिए, वो तो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब 0 आता है तो 5 से भी डिविजिबल होता है। नेक्स्ट, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन 0। अगर 5 से डिविजिबल है तो अगर मतलब उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें भी 5 आना चाहिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 की पावर n, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, 4 की पावर n को क्या लिख सकते हैं हम, 2 ब्रैकेट 2 की पावर n। सो द ओनली प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन इज 4n दैट इज 2। मतलब अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ हमें 2 ही मिलेगा। सो दैट uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantee that there are no other prime factors in the factorization। अगर हम इस नंबर के पावर का कोई भी नंबर हो, सपोज 4 की पावर का 20 भी होगा, अगर हम इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहाँ पे 2 के अलावा, मतलब जब इसे पूरे मेथड सॉल्व करेंगे तो 2 के अलावा कोई नंबर आएगा ही नहीं।
तो ये पॉसिबल ही नहीं कि वो लास्ट में 0 से एंड हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब जो अपकमिंग वीडियो में टॉपिक्स आने वाले हैं, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर को पढ़ेंगे, और फिर रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशंस को पढ़ेंगे, और फिर एक्सपेंशन से वापस से उन्हें रैशनल नंबर बनाना भी सीखेंगे। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अबव टॉपिक, सारे प्रॉब्लम्स हम सारे टॉपिक समझने वाले हैं और उस पर बेसिस पे हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी आसानी से चैप्टर को कवर कर पाएँ। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे 1 बाय 1 हम धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को अपलोड करने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी जो पढ़ाई है इस लॉकडाउन में कंटिन्यू कर सकें और आपको वही कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू।